अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मार्च 2003 में यूएसए की एफबीआई एक 44 साल के आदमी को अरेस्ट करती है। अखबार में रिपोर्ट किया जाता है कि यह आदमी हद से ज्यादा लकी है। इसने 2 हफ्ते के अंदर $800 इन्वेस्ट करके स्टॉक मार्केट में और 350 मिलियन बना लिए थे। एफबीआई को शक होता है कि यहाँ कोई स्कैम है, यह आदमी फ्रॉडी है। लेकिन जब एंड्रयू से पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि वो एक टाइम ट्रेवलर है और सन 2250 फ्यूचर से आया है। वो कहता है कि मुझे पहले से पता था कि कौन सा स्टॉक मार्केट में ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा। यही सोच समझ के मैंने पैसे इन्वेस्ट किए और जिससे ये रिजल्ट हुआ। एफबीआई सोच में पड़ जाती है कि ये पक्का पक्का झूठ बोल रहा है और वो ठान लेती है कि वो इसका राज फाश करती रहेगी। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि एंड्रयू का 2002 से पहले तो कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था। और इससे भी हैरानकुन कर देने वाली बात, जब एंड्रयू को अप्रैल 2003 में कोर्ट में प्रेजेंट होना था, इससे पहले वो गायब हो जाता है और उसके बाद कभी नहीं मिलता। क्या वो सच में टाइम ट्रैवलर था? इस बात का खुलासा इस वीडियो के एंड में करूंगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए आइए जानते हैं इस टाइम ट्रैवल की हकीकत को, साइंस की गहराइयों। Wait, are you talking about a time machine? You know the rules of time jumps, right? Time travel, a concept that has been explored since the early 1900s. I have no idea, but we're talking about time travel here. सन 1895 में एच.जी. वेल्स ने टाइम मशीन का लफ्ज अपनी नॉवेल में पहली बार यूज किया था। उसके बाद तो समझो जैसे तबाही मच गई। सारे फिलोसोफर्स और फिजिसिस्ट सोच में पड़ गए और इस टाइम ट्रैवल के टॉपिक पे काफी सीरियस रिसर्च पेपर्स भी लिखे गए और काफी फिल्में भी बनाई गई। अब अगर टाइम ट्रैवल को देखा जाए तो टाइम ट्रैवल करने के दो तरीके हैं। ट्रैवल इनटू द फ्यूचर, ये एक वन डायरेक्शन ट्रैवल होगा, यानी कि आप सिर्फ फ्यूचर में जा सकते हैं, पास्ट में वापस नहीं आ सकते, जैसा कि इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया था। और दूसरा तरीका है ट्रैवल इनटू द पास्ट, यानी कि आप पास्ट में जा सकते हैं, जैसा कि हैरी पॉटर की एक मूवी प्रिजनर ऑफ azkaban में दिखाया गया था, जिसमें हरमाइनी पास्ट में जाके अपनी छूटी हुई क्लासेस लिया करती थी। अब बात करते हैं कि कौन सा ऐसा तरीका है जो कि इसमें से आज भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। जी हाँ, आज भी इसके जरिए टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। या कौन सा ऐसा तरीका है जो कि फ्यूचर में करामद है, और इनमें कौन सा ऐसा तरीका है जो बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल है, इम्पॉसिबल है। हैरान मत होइए, आप ये सोच रहे होंगे कि कैसी अहमकाना बातें कर रहा है, ये सब साइंस फिक्शन है, कहानियां हैं। लेकिन नहीं, कुछ ऐसे तरीके हैं जो सच में आज एक्चुअली पॉसिबल। तो चलिए आइए उस पर बात करते हैं। अब सबसे पहले हम फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने की बात करते हैं। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने की जितनी भी थ्योरीज हैं वो ज्यादातर निकल के आई है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। टाइम डायलेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले आइंस्टाइन ने इंट्रोड्यूस किया था। आइंस्टाइन से पहले ये माना जाता था कि टाइम एक कांस्टेंट चीज है। ये आइजैक न्यूटन ने कहा था कि चाहे आप स्पेस में हो, जमीन पे हो, या आप इस यूनिवर्स में कहीं पे भी हो, टाइम एक जैसा रहेगा। इसके बाद आइंस्टाइन आए और उन्होंने कहा नहीं न्यूटन चाचा, आप बिल्कुल गलत हैं। टाइम कांस्टेंट नहीं है। टाइम एक नदी की तरह है जिसका बहाव चढ़ता और उतरता रहता है। कभी वो स्लो हो जाता है, कभी वो तेज हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड एंड ग्रेविटी। आइंस्टाइन का मानना था कि टाइम को तेज भी किया जा सकता है और स्लो भी किया जा सकता है अगर स्पीड और ग्रेविटी फोर्स को बढ़ा दिया जाए। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। फर्ज करिए, इसकी मिसाल इस तरह ले लेते हैं कि मेरे पास समझे दो घड़ियां हैं। एक घड़ी मैं एरोप्लेन में भेज देता हूँ और दूसरी घड़ी मैं अपने पास यहाँ जमीन पे अपने पास रख लेता हूँ। अब जब एरोप्लेन पूरी अर्थ का चक्कर लगा के तेजी से जब वापस मेरे पास आएगा और जब मैं दोनों घड़ियां मैच करूंगा तो जो घड़ी एरोप्लेन में थी वो टाइम कुछ नैनो सेकंड कम होगा उस घड़ी से जो कि मेरे पास है। ये कहानी मैं अपने पास से नहीं सुना रहा हूँ, ये वाकई में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था 1971 में, हैफेल एंड कीटल एक्सपेरिमेंट के नाम से, जिन्होंने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ टाइम डायलेशन को प्रूव कर दिया था और बाकायदा दोनों घड़ियों में कई नैनो सेकंड्स का फर्क देखा गया था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो घड़ी एरोप्लेन में थी उसमें टाइम स्लो चलने लगा। नहीं, टाइम एक रिलेटिव चीज है। अगर हम जमीन पे उस घड़ी को देखते हैं कि जो एरोप्लेन में थी तो वो बनस्बत हमारे स्लो है, लेकिन एरोप्लेन में तो जो लोग थे उनके लिए तो टाइम वैसे ही चल रहा था जैसे जमीन पे चलता है। लेकिन अगर हम जमीन के कंपैरिजन पे टाइम उस एरोप्लेन की घड़ी में देखेंगे तो हमें जो है वो कुछ टाइम के अंदर फर्क नजर आएगा। तो अगर इस बेसिस पे थ्योरेटिकली देखा जाए कि अगर कोई ऐसा रॉकेट एग्जिस्ट करे जो कि लाइट की यानी कि रोशनी की रफ्तार से सफर करे और अगर आप उसमें बैठ जाएं और 10 साल तक सफर करते रहें, तो जब आप दुनिया पे वापस आएंगे तो जो आप टाइम देखेंगे वो 9000 साल आगे का होगा। सीधी सीधी जबान में कहा जाए तो ये बात साइंटिफिकली पॉसिबल है, लेकिन मसला इसमें यही है कि आज के दौर में कोई ऐसा रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता जो कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सके। हम टाइम की स्पीड के करीब भी नहीं जा सकते। तो अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा पॉसिबल होता है तो देखते हैं। अब इसके अलावा एक और तरीका है फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने का, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए। ये भी आइंस्टाइन ने बताया था कि आप टाइम ट्रेवल कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज करके। जितनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा टाइम डायलेशन। इस चीज को आप इस तरह विजुलाइज कर सकते हैं कि समझे कि ये टाइम और स्पेस का मैश है और ये जो इसके अंदर बॉल है ये एक प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट है, समझे अर्थ है।
ठीक। अब जितना इस बॉल का मास होगा उतनी ही ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा, उतना ही वजन इस मैश पे डालेगा और ये मैश बेंड हो जाएगा। अब जितना ज्यादा ये मैश बेंड होगा टाइम उतना ही स्लो हो जाएगा। जैसे अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना है, सन का इतना है, जुपिटर का इतना है, सबसे ज्यादा सन का है। तो जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी और टाइम उतना ही डायलेट हो जाएगा। तो अगर आप टाइम ट्रेवल करना चाहते हैं तो कुछ वक्त बिताइए जुपिटर के पास, कुछ सन के पास, या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट के पास जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा है, जैसे कि ब्लैक होल। कहते हैं कि ब्लैक होल में इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है कि टाइम हद से ज्यादा स्लो हो जाता है। यही चीज दिखाई गई है एक इंटरस्टेलर नाम की मूवी के अंदर, जिसमें वहां का एक मेन कैरेक्टर ब्लैक होल के पास एक प्लेनेट पे उतरता है और उसका बिताया हुआ वहां 1 घंटा जो लोग प्लेनेट के बाहर है उनके लिए 7 सालों के बराबर होता है, यानी कि टाइम इतना डायलेट हो जाता है। लेकिन अब ब्लैक होल के पास कोई जिंदा रह पाएगा या नहीं, ये बात अभी तक साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुई है, क्योंकि वहां पे इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है कि वहां पे लाइट की रेस तक बेंड हो जाती है। यानी कि अगर आप ब्लैक होल के बीच में खड़े हो तो आप अपनी ही आंखों से अपने सर के पीछे का हिस्सा देख सकते हैं। और अगर इसकी बात प्रैक्टिकली मिसाल के तौर पे पेश की जाए तो आप सैटेलाइट्स को देख सकते हैं जो कि दुनिया के चक्कर लगाती हैं। तो कुछ लोग जो नासा के अंदर हैं वो इसीलिए अपॉइंट है कि वो उन सैटेलाइट्स के टाइम को अर्थ के टाइम के साथ मैच करते रहते हैं, क्योंकि वो सैटेलाइट काफी तेज रफ्तार से घूम रही होती हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स भी उनकी अर्थ से ज्यादा कम लग रही होती है उनपे, तो टाइम डिफरेंस काफी आ जाता है। तो जीपीएस कम्युनिकेशन में मसला होगा अगर ऐसा होगा तो। लेकिन अभी तक जो भी मैंने तरीके आपको बताए ये तो सारे ट्रैवल इनटू द फ्यूचर थे। पास्ट का क्या हम पास्ट में भी ट्रैवल कर सकते हैं? वैसे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो हमें पास्ट में ट्रैवल करने से भी नहीं रोकती। आइंस्टाइन का मानना था कि वो जो मैश के ऊपर जो प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट है उसका अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा बढ़ जाए कि वो मैश को बेंड करता हुआ, उसको चीरता हुआ दूसरी साइड से निकल जाए, तो इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा हो जाएगी कि वर्म होल क्रिएट हो जाएगा, जिसके जरिए आप टाइम में कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन स्पेस और टाइम के मैश में वर्म होल क्रिएट करने के लिए हमें जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए ये सिर्फ एक ब्लैक होल में होती है। कहते हैं कि ब्लैक होल में इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है कि अगर आप उसमें से गुजर जाएं तो आप इस दुनिया की शुरुआत और इसका आखिर दोनों देख सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि वहां तक हम जा नहीं सकते और इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। लेकिन पास्ट में जाने की अगर बात की जाए तो काफी ऑब्स्टेकल्स यानी कि मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं, जिन्हें हम पैराडॉक्सेस कहते हैं, जैसे कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स या फिर प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स ये कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने पास्ट में जाता हूँ और वहां जाके मैं अपने परदादा को मार देता हूँ तो मेरे परदादा से दादा पैदा नहीं होंगे, दादा से मेरे वालिद पैदा नहीं होंगे और फिर मैं भी पैदा नहीं होगा। अब अगर मैं पैदा ही नहीं होगा तो मैं पास्ट में कैसे जाऊंगा और अपने परदादा को कैसे मारूंगा? ये तो एक मसला हो गया। अब या तो मैं हूँ या मैं नहीं हूँ। इसी चीज को प्रूव करने के लिए कई थ्योरीज मार्केट में आती हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स है मार्वल की। उसमें ये कहा जाता है कि जो चीज एक बार हो गई वो हो गई। अब अगर आप पास्ट में जाके कोई नई चीज करते हैं तो वहां से एक दूसरा यूनिवर्स शुरू हो जाता है। इसी तरह प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स भी है। प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स ये कहता है कि हर चीज डेस्टिनेड है, जिसको जैसा होना है वो होके रहेगा। अगर आप कोई चीज बदलने के लिए पास्ट में जाते हैं तो आप उस चीज के होने का वजह बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझे आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, सच में नहीं, मैं बस मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि आप समझे आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो जाता है और आपके पास कोई ऐसी चीज आ जाती है जिससे आप पास्ट में जाके कोशिश करते हैं कि मैं उसका एक्सीडेंट होने से रोकूं। लेकिन जब आप पास्ट में जाते हैं उसको रोकने के लिए और गाड़ी भगाते हुए जा रहे होते हैं कि मैं अपने दोस्त को बचा लूंगा, और फिर आपसे वही एक्सीडेंट हो जाता है और फिर आपको पता लगता है कि ये तो मैं ही था जिसने अपने दोस्त का एक्सीडेंट कर दिया था। तो प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स इस चीज को बताता है। इस पे काफी फिल्में भी बनी है, जैसे कि प्रीडेस्टिनेशन, आप देखिएगा, बहुत जबरदस्त साइंस फिक्शन मूवी है। तो दोस्तों लेकिन उस बात का क्या जो मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था, उस एंड्रयू नाम के शख्स का क्या? दरअसल ये एक फर्जी कहानी थी जो कि एक राइटर ने पब्लिश की थी और वो लोगों को इतनी पसंद आई कि किसी ने उसे उठा के उसको अपने न्यूज़पेपर में प्रिंट कर दिया और लोगों को लगने लगा कि जैसे सच में ये कोई वाकया हुआ है। खैर जब उस ऑथर ने आगे क्लेम किया कि भाई ये तो मेरी चुराई हुई कहानी है जो कि न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहा है, तो इस बात का राज फाश हुआ था। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी डॉक्टर समर के साथ। अल्लाह हाफिज।